नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बीच बाजार में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नजर डालें तो सेंसेक्स निफ्टी में तो बढ़त बनी हुई है। निफ्टी आईटी का भी साथ मिल रहा है। 250 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स है, 250 पॉइंट निफ्टी आईटी है। निफ्टी में करीब 65 पॉइंट की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। निफ्टी बैंक लेकिन बिल्कुल फ्लैट है। शेयर्स का पार्टिसिपेशन आज थोड़ा सा कम है। मार्केट की जो ब्रेथ है वो उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। कहीं ना कहीं जो शेयर्स हैं या तो फ्लैटिश साइड पर हैं या बहुत कम शेयर्स हैं जहां पर की स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रही है। बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जो कि नकारात्मक स्थिति दिखा रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप के। बात करेंगे विस्तार से कि किस तरह से आपको अपने पोर्टफोलियो को ठीक करना है, क्योंकि इस समय पर यह ज़्यादा टफ हो जाता है कि जब मार्केट चल रहा हो और पोर्टफोलियो स्टॉक्स नहीं चल रहे हो या आपके स्टॉक्स नहीं चल रहे हो, तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी एक आशंका होती है कि पोर्टफोलियो में गलत शेयर तो नहीं है। इन सभी मुद्दों पर आंसर करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लक्ष्मीश्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च मिस्टर अंशुल जैन जी जुड़ चुके हैं। अंशुल जी, हाय, गुड मॉर्निंग। नमस्कार विवेक जी। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को, धन्यवाद बुलाने के लिए। शुक्रिया सर। अंशुल जी, पहले मैं आपका इंडेक्स पर व्यू लेना चाहूँगा कि ये इंडेक्स तो चलता ही जा रहा है। अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है, कहाँ रुकेगा? देखिए विवेक जी, लास्ट वीक और बिफोर लास्ट वीक भी दोनों वीक मनी नाइन पे मैंने बार बार कहा था 25,200 और 25,500 ये दो लेवल आते हुए दिखेंगे। 25,200 के ऊपर हम आराम से सस्टेन कर रहे हैं और हम्म। अब डेटा थोड़ा सा पलटता हुआ दिख रहा है, तो मैं 25,500 तक तो आराम से मान के चल रहा हूँ कि इंडेक्स चला जाएगा। बट उसके ऊपर निकलेगा नहीं कहना मुश्किल है, क्योंकि एफआईआई इंडेक्स पोजीशन देखें तो 2,43,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। लास्ट टाइम ये 4 लाख के करीब पीक आउट हुई थी, तो जो 200-250 पॉइंट का क्वेश्चन है वो अभी भी बचा हुआ है। 25,500 हम टेस्ट कर सकते हैं। और नेट पोजीशन अगर देखें तो 1,87,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग है, जो कि लास्ट टाइम 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स पे पीक आउट हुई थी। तो यहाँ भी 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट की अभी आराम से जगह बची हुई है, और ये अगर वापस से प्रीवियस हाई एफआईआई इंडेक्स पोजीशन टेस्ट करती है तो हम 25,500 टेस्ट कर लेंगे। बट वहां पे जाके रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी काफी हाई होगी, तो उसके ऊपर का मैं एक्सटेंशन नहीं मान रहा हूँ। 25,500 ये लास्ट लाइन ऑफ रेजिस्टेंस है मेरे लिए। वहां से या तो कंसोलिडेशन में जाएगा मार्केट, या फिर वहां से थोड़ा सा करेक्शन आता हुआ दिखेगा। मैं थोड़ा सा करेक्शन की तरफ ज्यादा इंक्लाइन हूँ। 25,500 से वापस से 300-400 पॉइंट का निफ्टी पे करेक्शन आता हुआ दिखना चाहिए। और मिड कैप स्मॉल कैप में अगर देखें तो मार्केट ब्रेथ 95-96% के आसपास है। अब ऊपर जाने जगह कम बची है, नीचे आने ज्यादा जगह बची है, तो करेक्शन में मिड कैप और स्मॉल कैप ज्यादा करेक्ट होते हुए देखेंगे कंपेयर टू लार्ज कैप। तो अब ये वो जोन है जहां पे आउट परफॉर्मिंग लार्ज कैप्स में आपका पैसा होना चाहिए, मिड कैप स्मॉल कैप में एग्रेसिवली आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बिल्कुल, तो मिड कैप स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन अंशुल जी, अब बहुत सारे लोग तो ऊपर के लेवल पर बहुत सारे मिड कैप में फंसे हुए हैं, उनके सवाल भी आ रहे हैं। क्या सवाल लेने की कोशिश भी करेंगे और क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में अंशुल जी का ये बड़ा स्टेटमेंट कि यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। खैर, कहाँ पर प्रॉफिट बनेगा और क्या कुछ एफ का डेटा बोलता है, तो बढ़ते हैं हमारी खास पेशकश बाजार बोलता है पर। बाजार बोलता है इसमें पहले एफ का डेटा देखेंगे कि फ्राइडे को किस तरह का देखने के लिए मिला। और एफ दोनों की ही तरफ से अच्छी खरीदारी इंडियन मार्केट में होती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि 25,200 300 इन सभी लेवल्स को लगभग निफ्टी पार करता हुआ दिख रहा है। डीआईज की जरूर बिकवाली थी करीब 3198 करोड़ रुपए की, लेकिन एफ ने 5318 करोड़ रुपए की बाइंग की है। तो ये एक ज़बरदस्त डेटा जो कि एफ की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया है। साथ ही एक बार देख लेते हैं कि ग्लोबल इंडिसेस पर क्या रुझान देखने के लिए मिल रहा है। तो ग्लोबल इंडिसेस पर नज़र डालें तो यहाँ पर डाउ में करीब चौथाई फीसदी की बढ़त, आधा फीसदी की बढ़त देखने के लिए मिली। वहीं शंघाई, हैंसेंग और निकाई यहाँ पर कहीं ना कहीं एक लाल रेड मार्क देखने के लिए मिल रहा है। खासतौर से चीन के मार्केट ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर डेटा अच्छे नहीं आ रहे हैं। वहाँ पर हाउसिंग डेटा भी ख़राब आया है। वहाँ पर जो इकोनॉमी की रफ्तार है वो थोड़ी स्लो होती हुई दिख रही है, जिसका इम्पैक्ट है वहाँ पर। और पीछे जो उन्होंने स्टिमुलसेस दिए थे उनका कोई भी इम्पैक्ट उनकी इकोनॉमी पर होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये थोड़ी सी कॉज ऑफ ए कंसर्न है, और वहाँ पर काफ़ी कुछ इस चीज़ को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुए।
मैं कुछ पढ़ रहा था तो यहाँ पर चाइना में स्थिति अभी ठीक नहीं है। निकाई में थोड़ा सा जापानीज़ येन को लेकर थोड़ी सी चिंता बनी हुई है। दोबारा से कुछ उनके डेटा आए थे वीकेंड्स में, जहाँ पर कि लग रहा है कि जापानीज़ सेंट्रल बैंक को हो सकता है कि आने वाले समय में फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़े। और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मतलब है कि उनकी येन में दोबारा अप्रिसिएशन, और उसका इम्पैक्ट हम पहले भी देख चुके हैं कि वहाँ के मार्केट में तेज गिरावट देखने के लिए मिली थी एक बार। कोस्पी यहाँ पर हरे निशान में है, करीब 0.25% ऊपर। साथ ही एक बार देख लेते हैं कि किस तरह का आज टॉप गेनर्स और लूजर्स की लिस्ट है। तो गेनर्स की लिस्ट में गुजरात गैस, जहां पर कि मर्जर की खबरें हैं, 8% ऊपर। एजिस लॉजिस्टिक्स करीब 7% ऊपर है। गोदरेज एग्रो यहाँ पर करीब 6.5% का उछाल। गोदरेज इंडस्ट्रीज़ में करीब 6% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। वहीं सुवेन फार्मा में करीब 6% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप लूजर्स, जिन काउंटर्स में आज गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो उनमें जीनस पावर यहाँ पर ऑर्डर मिला, उसके बाद अपर सर्किट लगा, लेकिन उसके बाद लगातार गिरावट देखने के लिए मिल रही है। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा, यहाँ पर बात करेंगे। डिक्सन टेक यहाँ पर करीब 4% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। आशापुरा, किर्लोस्कर ब्रदर और जय कुमार इंफ्रा, इन सभी में 3 से 3.5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लेकिन क्या कुछ ग्लोबल खबरें हैं, एक बार उन पर भी नज़र डाल लेते हैं। अमेरिका से और यूरोप से। तो अमेरिका में महंगाई दर 1.7% पर आ गई है, जिसका कि जो कि माना जा रहा है कि इस साल का न्यूनतम स्तर है। तो ये तो बात क्लियर हो गई है कि सितंबर में रेट कट आ रहा है। अब वो 25 होगा, 40 बेसिस पॉइंट होगा या 50 बेसिस पॉइंट होगा, ये तो हमें सितंबर के जब 18 सितंबर को अनाउंसमेंट होगी तब पता लग जाएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि यूरोप में भी महंगाई दर कम हो गई है। यूरोप में महंगाई दर 2.2% पर आ गई है, जो कि 2021 के बाद न्यूनतम स्तर पर है। तो इसका मतलब है कि अमेरिका और यूरोप दोनों में ही इंटरेस्ट रेट अब कट होने की बातें हो रही हैं। अमेरिका में इसी मीटिंग में हो जाएगी, यूरोप में हो सकता है कि आने वाले कुछ संकेत मिलें। अंशु जी, कैसे देख रहे हैं? कोई पर्टिकुलर काउंटर्स या लिस्ट है आपके पास जहां पर कि जिन शेयरों पर आपको लगता है कि अगर ग्लोबली रेट कट होते हैं तो कोई पर्टिकुलर शेयर या थीम जहां पर कि आप फोकस करेंगे? देखिए विवेक जी, आपने डाउ जोन्स की बात की, तो डाउ जोन्स में यहाँ पे बड़ा बेस ब्रेकआउट है, तो 2000 पॉइंट की यहाँ से अपसाइड दिख रही है। तो ग्लोबल क्यूज काफी अच्छे रहेंगे। रेट कट के लिए कोई विशेष में ऐसा कनेक्ट स्टॉक्स के साथ नहीं बना पा रहा हूँ कि इंटरनेशनल रेट कट होता है। जनरली थोड़ा सा मिडिल काउंटर्स में जरूर तेजी रहती है, लेकिन अगर चार्ट्स पे देखें तो मिडिल काउंटर्स फिलहाल कंसोलिडेशन फेज में है और कंसोलिडेशन फैग एंड पे। प्रोबेबली रेट कट के बाद मेटल्स में थोड़ी सी रैली डेवलप होती हुई दिख सकती है, लेकिन बाकी ऐसा कोई सेक्टर में कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ जो ग्लोबल रेट कट से इंडियन मार्केट में कोई ऐसा इम्पैक्ट आए। बिल्कुल। तो यहाँ पर फिलहाल कोई ऐसा सेक्टर, क्योंकि जो सेक्टर आईटी था वो काफ़ी चल चुका है, करीब 33% 35% की बढ़त हम उसमें ऑलरेडी देख चुके हैं। मेटल सेक्टर में ज़रूर बढ़त की बातें हो रही है, लेकिन वहाँ चाइना स्लो डाउन है और अमेरिका रेट कट करके अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। अब एक बड़ा कंज्यूमर बूस्ट कर रहा है और एक बड़े कंज्यूमर के यहाँ प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा मेटल पर कन्फ्यूज़न बना हुआ है। डेफिनेटली यहाँ पर भी नज़र रखेंगे। लेकिन कुछ और हमारे दर्शकों के सवाल भी लेते हुए चल लेते हैं। संजीव जेनेवर जी का सवाल है, होनासा के शेयर हैं सर इनके पास, प्लीज़ एडवाइस। देखिए, हुनासा पे आईपीओ बेस ब्रेकआउट आया है, लगभग 175 180 दिन का स्टॉक में ब्रेकआउट था 26 अगस्त को। उसके बाद से 6-7 दिन हो गए कंसोलिडेशन में। ब्रेकआउट पॉइंट रीटेस्ट करता हुआ दिख रहा है 503 रुपए से लेके 480 के बीच में। तो स्टॉक को होल्ड करना चाहिए 480 के क्लोजिंग बेसिस पे। ऊपर में हाई लाइकली है कि स्टॉक में 700 रुपए तक का अप मूव मिलेगा, लेकिन अगर बाजार में यहाँ से करेक्शन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 25-500 के बाद वो पहले आना स्टार्ट होता है, तो फिर थोड़ा सा ब्रेकआउट को चलना मुश्किल होगा, क्योंकि फैग एंड पे ब्रेकआउट आ रहा है। ऐसे केस में चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, बट केवल स्टैंड अलोन अगर चार्ट पैटर्न पे जाऊं तो काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है। ब्रेकआउट पे वॉल्यूम था, उसके बाद रीटेस्ट पे एकदम ड्राइड अप वॉल्यूम है। हाई लाइकली है कि स्टॉक रिवर्स करके 700 रुपए तक जा सकता है। जी, रवि साधन जी का सवाल है, सुजलॉन में सर कोई फ्रेश एंट्री बनती है क्या? देखिए, सुजलॉन आप ही के प्लेटफॉर्म पे 56 पे जब ब्रेकआउट आ रहा था तब मैंने लॉन्ग इनिशिएट करवाया था। 90 का टारगेट था, 84 का हाई बना है। उसके बाद एक बार हमने आई गेस आपके शो पे लाइव जब थे तब मैंने डिस्क्लेमर दिया था कि क्लाइंट्स को प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी है, क्योंकि 71 तक पुल बैक दिख रहा है। जिस हिसाब से नीचे आ रहा है हाई लाइकली है कि 71 शायद होल्ड ना हो,
और पुल बैक थोड़ा सा डीपर 66 तक हो तो फिलहाल के लिए अवॉइड की सलाह है, एटलीस्ट ऑन द लॉन्ग साइड आपको अवॉइड करना चाहिए। जी। रिकी गोयल जी का सवाल है, सर सीएसबी बैंक पर 372 पे बाय किया हुआ है, बहुत लॉस में है, पूछ रहे हैं क्या करूं। सर फ्यूचर में भी बता दीजिए क्या लूं। इन्होंने एबॉट में भी काफ़ी बड़ा लॉस किया 40,000 रुपये का। सर सीएसबी में भी लॉस है, एबॉट में भी लॉस है, स्टॉक मार्केट में अभी तक इन्होंने कुछ प्रॉफिट की बात तो शायद देखी नहीं है, क्या करें सर? देखिए मेरे ख्याल से ये सवाल लास्ट वीक भी आया था, एबॉट में शॉर्ट पोजीशन थी इनकी, तब भी हमने क्लियरली मेंशन किया था कि 29,200 29,500 ये लेवल निकलने के बाद स्टॉक में लगभग 3,000 रुपए की रैली रहेगी और इनको इमीडिएटली एग्जिट कर लेना चाहिए। वहां शायद 40-50 रुपए का लॉस हो रहा था। अभी भी एबॉट में जो ब्रेकआउट आया है 29,226 रुपए पे आया है, बड़े वॉल्यूम के साथ आया है। पुल बैक में कहीं भी 29,200 के आसपास मिलता है तो लॉन्ग करना चाहिए। ब्रेकआउट का टारगेट 32,500 से 33,000 रुपए का है। दूसरा सीएसबी बैंक कंप्लीटली अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, हालांकि मल्टी मंथ बेस के आसपास है। 310 से 320 ये मेजर सपोर्ट है। फिलहाल नहीं लग रहा है टूटेगा, लेकिन इवेंचुअली आगे जाके 4-6 हफ्ते में हाई लाइकली है कि ये सपोर्ट लेवल टूट सकता है। तो यहाँ से एग्जिट की सलाह रहेगी, करंट मार्केट प्राइस से एग्जिट कर लेंगे तो बेहतर है। थोड़ा सा अगर वेट करना चाहते हैं तो 310 के स्टॉप लॉस से वेट कर लीजिए। अगर किसी तरह का बाउंस बैक आता है तो 340 350 तक आ सकता है। चांसेस 25% है, 75% चांसेस है कि साइडवेज रह के 310 का ब्रेकडाउन देगा। तो मेरी तरफ से आउटराइट एग्जिट की सलाह रहेगी। सर कोई स्टॉक है जो कि इनको यहाँ पर ये प्लस कर लें और कुछ पैसा बना लें? देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है। क्रूड में भी हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि ट्रायंगल के लोअर एंड से बाउंस बैक आया है और ये केवल बाउंस बैक है, वापस से नीचे की तरफ आते हुए दिखेंगे तो स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। हिंद पेट्रोल लिया जा सकता है, ऊपर में 530 550 तक के टारगेट मिल सकते हैं 2 से 3 महीने में। आईओसी स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, आज सुबह हमने अपने क्लाइंट्स को बाई रिकमेंड किया है तो आईओसी भी बाई किया जा सकता है। बीपीसीएल भी उतनी अच्छा लग रहा है, लेकिन तीनों में सबसे अच्छा चार्ट पैटर्न आईओसी का है। ऑलमोस्ट फैग एंड पे है, कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट आएगा, बड़ा मूव देगा 230 240 तक। सेकंड बेस्ट पिक हिंद पेट्रोल लग रहा है क्योंकि ब्रेकआउट के बाद ही स्टॉक चलना स्टार्ट किया है, तो फॉलो थ्रू मूव है 530 तक जा सकता है। जी। अनीता गर्ग जी का सवाल है गोपाल स्नैक्स पर, सर इनके पास 401 रुपये के आईपीओ में मिले थे, अब क्या करना है? और ये आईपीओ कभी भी आपको मिलता है तो 2 से 3 दिन में अगर पॉजिटिव लिस्टिंग है तो बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद बड़ा बेस बनने जाता है। कुछ स्टॉक्स 4-6 महीने में बेस कंप्लीट कर लेते हैं। पीईजीएल जैसे स्टॉक को 10 साल लग गया था बेस कंप्लीट करने में, तो ये बेसिंग आउट पैटर्न में है फिलहाल। थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग है, मार्केट के अगेंस्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ मिसिंग है। 320 का सपोर्ट है, उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। 366 निकलने के बाद स्टॉक में तेजी बनेगी लगभग 420 430 की, लेकिन बहुत जल्दी ना ब्रेकडाउन आता हुआ दिख रहा है ना ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। प्रोबेबली इसी रेंज के अंदर ये 2-3 महीने और समय काट सकता है। तो अगर आपके पास पेशेंस है तो रखिए। मैं जनरली इस टाइप के पैटर्न से एग्जिट की सलाह देता हूं, तो मेरी पर्सनल सलाह ये रहेगी कि आप एग्जिट करके किसी ट्रेंडिंग काउंटर में जाइए, वहां पे आपकी कैपिटल जल्दी अप्रिशिएट होगी। जी। एक हमारे साथ दर्शक भी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, दीपक नागर जी। दीपक जी गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे पास मिंडा कॉर्प तो शेयर है 528 के रेट पर, और एक अरविंद के शेयर है 410 के रेट पर, तो क्या करना है इसमें? 528 के मिंडा कॉप हैं और अरविंद लिमिटेड भी इनके पास है। पहले मिंडा कॉप का सवाल ले लेते हैं। अंशुल जी, मिंडा कॉप ये शेयर बहुत तेज़ी से चला था और उतनी ही तेज़ी से वापस भी लौटता हुआ दिखाई दिया। 650 की रेंज तक पहुंच गया था ये ऑलमोस्ट, और वहां से 570 की रेंज पर आ गया। अब क्या करना है? प्रॉफिट तो है इन्हें? देखिए विवेक जी, इसमें एक ब्रेकआउट बना था और स्टेज 4 का ब्रेकआउट था, बेस 4 से ब्रेकआउट था। 530 पे वर्टिकली अपना टारगेट किया और वर्टिकली डाउन मूव आ रहा है, तो स्टॉक में शॉर्ट टर्म बाइंग क्लाइमैक्स है। ये स्टॉक अब 3 से 6 महीने बेसिंग आउट पैटर्न में जा सकता है। तो मेरी सलाह रहेगी कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो तुरंत बुक करके बाहर हो लीजिए, अगर लॉस में है तो और भी जल्दी बुक करके बाहर हो लीजिए, क्योंकि अब ये स्टॉक 3 से 6 महीने कंसोलिडेशन में जाएगा। पुल बैक थोड़ा सा डीपर हो सकता है 506 और 480 रुपए तक, तो इमीडिएट आउटराइट एग्जिट की सलाह रहेगी मिंडा कॉर्प से।
दूसरा स्टॉक इनका अरविंद था, इसमें बेस जी ऑन बेस पैटर्न है लेकिन साइडवेज है स्टॉक, मोमेंटम मिसिंग है, तो इसको भी अवॉइड की सलाह रहेगी। अगर है तो आप होल्ड कर सकते हैं 369 के स्टॉप लॉस से। फ्रेश बाइंग के लिए कोई मोमेंटम नहीं दिख रहा है तो अवॉइड की सलाह रहेगी फ्रेश बाइंग के लिए। बिल्कुल। तो अरविंद लिमिटेड और साथ ही मिंडा कॉप दोनों पर सर आपको राय मिल गई है। एक हमारे दर्शक हैं कृष्णकांत जी। हाय सर, बिग फैन ऑफ मनी 9। थैंक यू सर कृष्णकांत जी। इनका एरिडा पर सवाल है, 235 शेयर हैं, 267 की एवरेज पे 2-3 मंथ के लिए होल्ड कर सकते हैं। इनका प्यार इनके मैसेज में भी दिख रहा है, इन्होंने कई बार मैसेज किया है। कृष्णकांत जी, एक बार में ही हम प्यार को समझ लेंगे सर। एरिडा में इनके पास 235 शेयर हैं, 267 की एवरेज के। सर क्या करना है? देखिए विवेक, ये एर्डा हम अपने क्लाइंट्स को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रिकमेंड कर रहे हैं 12 से 18 महीने, लेकिन शॉर्ट टर्म में देखें तो एक रेंज का बॉटम है 236 रुपए के आसपास। स्टॉक ऑलमोस्ट वहीं पे ट्रेड कर रहा है। अगर 236 टूटता है तो जो बड़ा ब्रेकआउट था 199 का, उसको रीटेस्ट करने स्टॉक नीचे आएगा, तो बाय ऑन डिप्स करना चाहिए 236 के अराउंड। अगर ये लेवल टूटता है तो वापस से 199 के अराउंड ऐड करना चाहिए। 12 से 18 महीने का समय देते हैं तो स्टॉक में यहाँ से लगभग 400 रुपए तक की अपमूव आ सकती है, बट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए स्टॉक अवॉइड की लिस्ट में रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए बाय ऑन डिप्स। जी, एक बार भारत की जो सबसे बड़ी डेटा होता है जीडीपी ग्रोथ का, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि हमने देखा कि Q1 जीडीपी ग्रोथ 6.7% रही। लेकिन इस जीडीपी ग्रोथ में एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि 5 तिमाही के लोएस्ट स्तर पर थी। हमने भी बात की थी कि ये 6 तिमाही के लोएस्ट लेवल पर आ सकती है, तो 5 तिमाही पर बात थम गई। एक बार देख लेते हैं कि क्या कुछ डेटा था, किस तरह का डेटा था, और क्या कुछ सेक्टर्स थे जहाँ पर की ग्रोथ दिखी और किन सेक्टर्स ने थोड़ा धीमापन दिखाया। तो रियल जीडीपी ग्रोथ अगर देखें तो 6.7% रही। अगर हम इसको लास्ट ईयर उसी क्वार्टर से यानी कि Q1 से कंपेयर करें तो 8.2% के मुकाबले 6.7%, और Q ऑन Q Q4 में जो जीडीपी ग्रोथ आई थी वो 7.8% थी, तो वहाँ से भी घटी है जीडीपी ग्रोथ। अब इसमें घटने की बड़ी वजह अगर हम देखें तो एग्री सेक्टर की ग्रोथ 2% रही है। हमने बात भी की थी कि इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये प्री मॉनसून वाली एग्री ग्रोथ है। अब जो मॉनसून पीरियड वाली एग्री ग्रोथ आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और पोस्ट मॉनसून वाली जो एग्री ग्रोथ होगी वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो 0.6% के मुकाबले 2%, 3.7% के मुकाबले 2%। तो YOY ग्रोथ घटी है और Q ऑन Q ग्रोथ बढ़ी है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ ठीक है, क्योंकि 8.3% है। अगर हम इसको Q ऑन Q देखें तो यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ है, और YOY देखें तो थोड़ा सा स्लाइट डिक्लाइन है 0.1% का, तो 8.4 से 8.3%। सर्विस सेक्टर की ग्रोथ यहाँ पर भी सेम रुझान, अगर हम देखें इसको YOY तो गिरी है, Q ऑन Q तो बढ़ी है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कह सकते हैं मिक्स सेट ऑफ जीडीपी नंबर हैं, जहाँ पर कि कहीं कोई सेक्टर Q ऑन Q बढ़ रहा है और कोई सेक्टर YOY बढ़ रहा है। अंशुल जी, कुछ एक शेयर्स जो कि जीडीपी से प्रभावित होते हैं, लाइक रैलिस इंडिया, जैन इरिगेशन, L&T, कमिंस, इंडियन होटल, इन्फोसिस, मैं इसलिए ले रहा हूं कि एग्री से जुड़े हुए कुछ काउंटर हैं, रैलिस, जैन इरिगेशन, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, इन सभी में कुछ ना कुछ मूव रहते हैं। इंडस्ट्री से, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए कुछ एक सेक्टर जो जीडीपी ग्रोथ और मैक्रो इंडिकेटर्स के साथ सीधे जोड़े जाते हैं, L&T, कमिंस जैसे सेक्टर। सर्विस सेक्टर की ग्रोथ में बैंकिंग, आईटी, होटल्स, इन सभी को जोड़ा जाता है, लाइक इंडियन होटल, इन्फोसिस। कोई पर्टिकुलर शेयर जो कि आपकी लिस्ट में हो, कोई पर्टिकुलर सेक्टर आपकी लिस्ट में हो जो कि आपको लगता है कि सितंबर मंथ के लिए थोड़ा ठीक रहेगा, और कंसीडरिंग कि जीडीपी ग्रोथ भी उनके फेवर में जा रही है? सर आप प्लीज अनम्यूट योर माइक। अंशुल जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी बिल्कुल, प्लीज कंटिन्यू सर।
देखिए विवेक जी, लास्ट वीक भी जब हम डिस्कस कर रहे थे, जब जीडीपी नंबर नहीं आए थे, कि एग्री सेक्टर में ग्रोथ काफी अच्छी रहेगी, और हमें यहाँ से भी अभी एग्री सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है। दीपक फर्टिलाइजर हमारी टॉपिक है, हमने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है, यहाँ पे 1250 रुपए तक लग रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शिवराज सिंह चौहान जब से एग्रीकल्चर सेक्टर संभाल रहे हैं, उसके मंत्री बने हैं, उनका काम करने का जो तरीका है, मध्य प्रदेश से मैं आता हूँ, वहां पे वो सीएम रहे हैं, तो उनका काम करने का जो तरीका है, पहले बेस बनाते हैं, उसके बाद से आपको ग्रोथ एकदम से दिखती है। तो मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एग्री सेक्टर में एक बेस बनेगा, उसके बाद ग्रोथ दिखेगी, और ये स्टॉक्स में भी जो पैटर्न्स दिख रहे हैं, वो यही सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ से थोड़ी सी लंबी तेजी रहेगी इन स्टॉक्स में। फर्टिलाइजर स्टॉक में लार्ज कैप दीपक फर्टिलाइजर हमें अच्छा लग रहा है 1250 के टारगेट के साथ, लेकिन एकदम ब्रेकआउट पॉइंट पे खड़ा है रैलिस इंडिया। इस स्टॉक में 360 रुपए निकलने के बाद एक ब्रेकआउट बनेगा, 340 के स्टॉप लॉस से बाइंग बनेगी, ऊपर में 440 का टारगेट रहेगा। 360 निकलने के बाद हम अपने क्लाइंट्स को ब्रेकआउट बाय रिकमेंड करेंगे। फिलहाल हमने वॉच लिस्ट में जरूर रखा हुआ है, लेकिन बाय हम ब्रेकआउट के बाद ही करेंगे जब 360 रुपए निकलेगा। तो आपके दर्शक भी 360 के बाद 340 के स्टॉप लॉस से बाई कर सकते हैं, 440 रुपए का टारगेट रहेगा। जी बिल्कुल, आज हम देख भी रहे हैं कि फर्टिलाइज़र शेयरों में एक बार फिर मूव बना है, और एग्री सेक्टर के शेयरों में जैसे गोदरेज एग्रो हो गया, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट हो गया, और कुछ एक और शेयर हैं, मैं अभी लिस्ट में देख रहा था, गोदरेज इंडस्ट्रीज़ हो गया, यहाँ पर कुछ एक अच्छा ट्रैक्शन देखने के लिए मिल रहा है। अंशुल जी, और कोई शेयर है आपकी लिस्ट में? देखिए विवेक जी, फिर ऑटो स्पेस से आता है, या तो महिंद्रा एंड महिंद्रा देख सकते हैं, या बजाज ऑटो देख सकते हैं। मुझे दोनों में बजाज ऑटो ज्यादा अच्छा लग रहा है, सर क्योंकि मैं वहां इस पे पे भी इस पे मैं बात करूंगा, क्योंकि ऑटो सेक्टर का फिर मैं डेटा ले लेता हूं पहले दर्शकों के लिए, फिर आराम से बात करते हैं। तो एक बार ऑटो सेक्टर का डेटा भी देख लेते हैं, क्योंकि अगस्त बिक्री के डेटा भी आए हैं उनके, और ज़्यादातर कंपनीज के। तो हीरो मोटो कॉर्प की सेल्स में जो ग्रोथ आई है वो करीब 5% देखने के लिए मिली। वहीं टीवीएस मोटर की ग्रोथ अगस्त में करीब 13% बढ़ी है। टाटा मोटर्स की सेल डिक्लाइन हुई है करीब 8%, और मारुति की सेल डिक्लाइन हुई है करीब 4%। टोयोटा किर्लोस्कर की सेल में करीब 35% का जंप, और जीएसडब्ल्यू एमजी मोटर की सेल में करीब 9% का जंप। हालांकि जो लास्ट की दो कंपनियां वो तो लिस्टेड नहीं है, लेकिन जो ऊपर की 4 कंपनीज हैं इनमें लिस्टेड हैं ये कंपनियां। इन 4 में हीरो मोटो, टीवीएस, टाटा मोटर, मारुति। आप सर बजाज ऑटो की बात कर रहे थे और M&M की बात कर रहे थे, जिनके M&M के डेटा आई थिंक मॉर्निंग में आ गए थे। मैं एक बार गुजरात और बजाज ऑटो के और डेटा देख लेता हूं। आप प्लीज कंटिन्यू करें सर। देखिए बजाज ऑटो में थोड़ी सी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे 46 डेज का बेस ब्रेकआउट था। थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में जरूर स्टॉक एक्सटेंडेड है, 1 से 2 दिन की करेक्शन अगर मिल जाती है तो स्टॉक में अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। 10,900 मेजर सपोर्ट है। अगर स्टॉक 10,900 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर 11,500, 11,750 ये 2 टारगेट मिलेंगे। इसके बाद टीवीएस मोटर हमको अच्छा लग रहा है। टीवीएस मोटर में ऑलमोस्ट जो ब्रेकआउट था स्टॉक फ्राइडे को, आज के सेशन में कुछ हद तक कंसोलिडेशन है, बट इवेंचुअली फॉलो थ्रू मूव मिलना चाहिए। ऊपर में समवेयर अराउंड 3,000 तक के टारगेट मिल सकते हैं। इसके अलावा हमने अशोक लीलैंड काफी समय से रिकमेंड किया हुआ है, लेकिन स्टॉक अब टारगेट के पास है तो हम उसको अवॉइड कर रहे हैं। तो मारुति, टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो, ये 3 स्टॉक्स हमको काफी अच्छे लग रहे हैं। और एकदम शॉर्ट टर्म 5 से 8 दिन की ट्रेडिंग करनी है तो हीरो मोटो की जा सकती है, लेकिन वो सजेस्टेड नहीं रहेगा कि 5 से 8 दिन आप इस डेटा पे रिएक्ट करें। थोड़ा सा 2 से 3 हफ्ते के बेसिस पे अगर रिएक्शन देंगे तो पूरा पोटेंशियल प्ले करने के लिए मिलेगा। तो बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर और मारुति, ये 3 स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल, तो बजाज ऑटो, टीवीएस और मारुति। अगर मैं बजाज ऑटो के डेटा देखूं तो वो भी आ चुके हैं। इनकी जो टोटल बिक्री रही है वो 3,97,804 यूनिट रही है, एज़ कम्पेयर टू 3,41,648 यूनिट के मुकाबले। तो ये 16% का जंप है। अगर इनकी डोमेस्टिक सेल देखें तो काफ़ी शानदार 30% की ग्रोथ। एक्सपोर्ट सेल थोड़ी सी स्लगिश रही है 2% की ग्रोथ के साथ। तो इसलिए जो ग्रोथ आई है ओवरऑल वो करीब 16% आई है। और हमने देखा कि बजाज ऑटो का शेयर 9,000 की रेंज से अब 10,600 की 800 की रेंज पर कामकाज कर रहा है। काफ़ी अच्छी ग्रोथ इस काउंटर ने दिखाई है। साथ ही टीवीएस मोटर पर भी सरकार बुलिश व्यू है, और टीवीएस मोटर की ग्रोथ में भी टीवीएस मोटर की जो अगस्त बिक्री ग्रोथ है वो 13% रही है। यहाँ पर भी एक अच्छा जंप देखने के लिए मिला। साथ ही मारुति में भले ही 4% का सेल डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन अंशुल जी को ठीक लगता है ये काउंटर। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा की भी सेल्स डेटा आ चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि अगस्त में जो इनकी
माफ़ कीजिएगा, पैसेंजर बिक्री जो है उसमें 16% का जंप देखने के लिए मिला है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सभी के डेटा जो आ रहे हैं वो ठीक ठाक आ रहे हैं, और जो महिंद्रा एंड महिंद्रा के एक्सपोर्ट्स भी हैं वो भी ठीक ठाक रहे हैं। 26% का जंप देखने के लिए मिला है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के डेटा ठीक हैं, टीवीएस के अच्छे डेटा हैं, बजाज ऑटो के अच्छे डेटा हैं, और हीरो मोटो के थोड़े फ्लैटिश हैं। टाटा मोटर्स और मारुति यहाँ पर थोड़ा सा डेटा में नेगेटिविटी थी, लेकिन अंशुल जी को मारुति फिर भी ठीक लगता है। सर, कोई ऑटो एंसिलरी काउंटर भी आपकी रडार पर है? जब ऑटो सेक्टर की जो डेटा आ रहे हैं वो मिले जुले आ रहे हैं, ऑन द पॉजिटिव साइड ही मैं कह सकता हूँ। देखिए विपुल जी, विवेक जी, मदरसन सुमी काफी अच्छा लग रहा है। मदरसन सुमी में एक अपना पैटर्न बन रहा है, लेकिन स्टॉक को प्रीएम्प्टिव बाई नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रीवियसली रैली अच्छी थी। तो हो सकता है कि कंसोलिडेशन थोड़ा सा और लंबा चल जाए, तो इस स्टॉक में 200 रुपए के ऊपर मोमेंटम आना स्टार्ट होगा। 200 रुपए निकलता है तो मदरसन फिर बाई करके चलना चाहिए। उसके बाद ब्रेकआउट के बाद स्टॉप लॉस 190 का आएगा, टारगेट 240 का आएगा। अगेन मैं रिएटरेट कर देता हूं कि इसको प्रीएम्प्टिव बाई नहीं करना है, ब्रेकआउट पे ही बाई करना है 200 रुपए के ऊपर। जी, कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें भी 39 रुपये बढ़ा दी गई हैं जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके द्वारा। अंशुल जी, आप शो की शुरुआत में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर बुलिश भी थे सर, कुछ ट्रिगर भी मिल रहा है, क्रूड ऑयल भी नीचे आया है। इंटरनेशनल मार्केट में $80 के ऊपर क्रूड ऑयल सस्टेन ही नहीं कर पाता है, जैसे ही जाता है वैसे ही कुछ ना कुछ खबर आती है और वो $75-76 पर आ जाता है, विच इज़ ए पॉजिटिव न्यूज़ फॉर ऑल द OMCs। सर, कैसे देख रहे हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयर्स को? देखिए विवेक जी, इसको आपको देखना है तो आपको क्रूड को बहुत ध्यान से देखना होगा। क्रूड में 101 हफ्ते का ट्रायंगल है, यूएस ऑयल की बात कर रहा हूं मैं। $72 पे एक मेजर सपोर्ट है, उसके नीचे ट्रायंगल का ब्रेकडाउन होगा और टारगेट जो बनेगा वो लगभग लगभग बनेगा पहले ट्रायंगल का लो 64, और उसके बाद ये ट्रायंगल का टारगेट कंप्लीट करेगा लगभग $52 के आसपास। तो $20 की डाउन साइड क्रूड ऑयल में दिख रही है $72 टूटने के बाद, और ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। इनके बॉटम लाइंस को बहुत पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा। आईओसी ऑन द वर्ज जो ब्रेकआउट है, इसलिए हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं। हिंद पेट्रो ब्रेकआउट दे चुका है, ब्रेकआउट के टाइम हमने रिकमेंड किया था। अब फॉलो थ्रू मूव मिल रही है स्टॉक में एक वापस से फ्लैग बनाने के बाद। चूंकि 3 दिन चल चुका है तो एक करेक्शन 2-3 दिन की साइडवेज मूव एक्सपेक्टेड है, इसलिए मैं बाई नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ। 2-3 दिन 4 दिन कंसोलिडेट कर लेता है तो फ्रेश बाई बनेगा हिंद पेट्रो पे, बट आईओसी को करंट मार्केट प्राइस से बाई किया जा सकता है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, आज सुबह हमने अपने क्लाइंट्स को आईओसी बाई कराया है। बिल्कुल, आईओसी सर ने बाय कराया, और यहाँ पर कुछ ट्रिगर्स भी मिलते हुए क्रूड ऑयल की तरफ से भी सपोर्ट, साथ ही जो दूसरे प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं उनके दाम बढ़ा रहे हैं, तो इनके मार्जिन्स बढ़ने की डेफिनेट सी उम्मीद है। सर, एनबीसीसी यहाँ पर 2 शेयर के बदले 1 शेयर का बोनस मिलेगा। बोनस की रिकॉर्ड डेट 7 अक्टूबर तय की गई है। कैसे देख रहे हैं एनबीसीसी में, कुछ अपॉर्चुनिटी है बोनस तक? देखिए एनबीसीसी में एक ब्रेकआउट आया था लास्ट वीक में, और स्टॉक उसी दिन इंट्राडे में चला था लगभग 16%, लेकिन क्लोज होते होते ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे आके क्लोज किया था। नेक्स्ट डे भी अटेम्प्ट किया था, थर्सडे को फेल रहा, फ्राइडे को डाउन साइड मूव आई है। तो अब यहाँ से 20 डे मूविंग एवरेज जो है वो मेजर सपोर्ट का काम करेगा 183, लेकिन ब्रेकआउट जिस हिसाब से फेल हुआ है, हाई लाइकली है कि स्टॉक में 165 तक का डाउन मूव आ सकता है। तो फ्रेश बाइंग यहाँ पे सजेस्टेड नहीं है। 183 टूटता है तो एग्जिस्टिंग होल्डर्स को अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लेना चाहिए। नीचे में 165 आता हुआ दिख रहा है 183 के नीचे, तो अब अगर आपके पास लॉन्ग है तो 183 आपका क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा। जी, साथ ही सर एक और इम्पॉर्टेंट खबर और उसका इम्पैक्ट भी है। आज जीएसपीएल गुजरात गैस, जीएसपीसी और जीएसपीसी एनर्जी का मर्जर होगा, और उसके बाद जो गुजरात गैस का ट्रांसमिशन बिजनेस होगा उसको अलग किया जाएगा और लिस्ट कराया जाएगा। आज जीएसपीएल और गुजरात गैस, चूँकि ये 2 ही काउंटर लिस्टेड हैं इन चारों में से, और दोनों में ही पॉजिटिव साइड पर मूव है। गुजरात गैस करीब 10% ऊपर, और साथ ही जीएसपीएल में भी करीब 4 से 5% का मूव देखने के लिए मिल रहा है। कोई काउंटर आपको लगता है इन दोनों में कि अभी भी अपॉर्चुनिटी बची है वो जिसमें? देखिए एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में तो अपॉर्चुनिटी निकल गई है, लेकिन जीएसपीएल हमको यहाँ से थोड़ा सा अगर कंसोलिडेट कर लेता है, 2-3 दिन की इनसाइड बार मिल जाती है, तो वापस से फ्रेश बाई रिकमेंडेड रहेगा। क्योंकि अभी यहाँ से कम से कम 8 से 9% की मूव दिख रही है, यानी 30-35 रुपए की और अपसाइड 500 रुपए तक की बन सकती है। बट कंसोलिडेशन के बाद, क्योंकि ऑलरेडी 12 दिन की नॉन स्टॉप मूव हो चुकी है जीएसपीएल में, तो कंसोलिडेशन और पुल बैक में जाएगा। बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी, ऊपर में
GSPL 500 रुपए तक लग रहा है। दूसरा गुजरात गैस, ये थोड़ा स्टॉक हमको अच्छा लग रहा है। यहाँ पे फ्रेश बाइंग की जा सकती है, लेकिन आज रेजिस्टेंस से पलटा है, तो प्रीएम्प्टिव एग्रेसिव ट्रेडर्स को बाई करना चाहिए। सेफ ट्रेडर अगर आप थोड़ा सा रिस्क कम लेते हैं तो 690 के ऊपर टिकने का वेट कीजिए। फिर उसके बाद स्टॉक में लगभग 60 से 70 रुपए की अपसाइड बनेगी, तो 690 के ऊपर सेफर साइड बाइंग रहेगी 750 760 के टारगेट के साथ। जी सर, एक खबर जो कि हमारे दर्शक भी काफ़ी पूछते रहते हैं इन शेयरों के बारे में, SJVN, NHPC, रेलटेल और सोलर एनर्जी, ये चारों ही कंपनियों के लिए अच्छी खबर ये है कि ये सरकार की जो नवरत्न कंपनियां होती हैं उसकी लिस्ट में शामिल हो गई हैं। नवरत्न कंपनियों की लिस्ट में शामिल होने पर बहुत तरह के बेनिफिट्स भी होते हैं। सर कैसे देख रहे हैं इन चारों काउंटर्स को? देखिए, चारों काउंटर में लगभग 3 काउंटर हैं जिनके चार्ट मुझे दिख रहे हैं। सोलर इंडस्ट्री का चार्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन बाकी 3 काउंटर्स में बाइंग क्लाइमैक्स है और मैं कंप्लीटली सेल रिकमेंड कर रहा हूँ। बजट के आसपास से अभी भी मुझे किसी तरह का बेसिंग आउट पैटर्न नहीं दिख रहा है। किसी भी तरह की अच्छी न्यूज आती है और उसमें स्टॉक रैली करते हैं तो आपको एग्जिट करने की कोशिश करना चाहिए। यहां से भी 15 से 20% डाउन साइड मूव अगर आती है तो मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं रहूंगा। तो अच्छी न्यूज पे अगर रैली करते हैं तो सेल ऑन रैलीज की सलाह रहेगी। डाउन साइड अभी भी यहाँ से 20-22% की दिख रही है, तो मैं तीनों में किसी तरह की फ्रेश बाइंग तो नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, बल्कि रैलीज मिलती है तो सेल किया जाना चाहिए। जी, इसी बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ sharadmishra.com के प्रमोटर शरद मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। शरद सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी। सर, आजकल कौन से डेटा पढ़ रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर? जी तो देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी में सबसे पहले मैं बताता हूँ मुझे क्या लगता है, तो उसके हिसाब से आप ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उस पर एक ट्रेड बन सकता है। तो सबसे पहले देखिए साहब, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी को देखें, मुझे लगता है कि ये जो पर्टिकुलर वीक है निफ्टी के लिए, यहाँ पर 25,488 550 का ऊपर का जोन और नीचे 24,065 24,085, ये जो जोन है ये 2% का जोन है। इसमें आपको इस वीक में 5 सितंबर तक ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे सकती है। आपको 24,065 का जहां ब्रेकआउट मिला था सर, वो देखिए अब वही वो बेस बनता हुआ दिखाई दिया है 25,500 के पुट राइटर का। तो देखिए 25,065 25,085 का बेस, 25,488 550 का ऊपर का रेजिस्टेंस, और अगर ये किसी तरीके से ब्रेक डाउन होता है तो अच्छा बेस 24,950 990 पे बाय ऑन डिप्स का बना रहेगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,152 193। तो ये है निफ्टी का व्यू। प्ले कैसे करेंगे आप? तो इसको देखिए सर, अगर आपको प्ले करना है तो ये वीक तो देखिए निकल जाएगा अभी, तो थीटा डिके होगा, कंसोलिडेशन हो जाता है बाजार का, तो 25,300 का कॉल खरीदे 26 सितंबर का। मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स करें, आप करंट भाव पर भी खरीदे 242 204 तक खरीदे, 133 का स्टॉप लॉस रखे, पोजिशनली आपको 456 तक के लेवल्स में देखने को मिलेंगे। सिमिलरली आप बैंक निफ्टी में देखें तो जो ट्रेडिंग रेंज है वो 51,075 51,160 से ऊपर की तरफ 51,750 870, ये 1.6% की ट्रेडिंग रेंज है सर। नाउ जब तक 51,075 का ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली अगर आप देखें तो 51,500 के पुट और कॉल राइटर का जोन है पूरा, जो मैंने आपसे डिस्कस किया, इसी में पूरी ट्रेडिंग हो जानी है। मैक्स टू मैक्स गिरावट आती तो 50,830 860 938, ये जो बेस था लास्ट वीक का, वहीं पर बाय ऑन डिप्स हो जाएगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस 51,440 550, ये वही जोन है जिसको पूरा वीक पिछले वीक तोड़ नहीं पाया। 51,500 का 22 अगस्त के से लगभग ये पुट कॉल राइटर का बेस बना हुआ है। तो प्ले कैसे करें? बैंक निफ्टी के 51,300 का कॉल इस वीक का, तो अभी देखिए 4 सितंबर को खत्म हो जाएगा, तो 51,300 का कॉल खरीदे, बाय ऑन डिप्स करें 852 तक, एक 730 का स्टॉप लॉस रखें, 1276 तक आपको पोजीशन ही देखने को मिलेगा सर। बिल्कुल, तो यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी और उनकी कॉल पुट और किस तरह से आपको F&O स्ट्रैटेजी बनानी है, सब कुछ आपको मिल गया। हमारे साथ दोनों ही जो खास मेहमान हैं डेटा और डेरिवेटिव्स को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं, और अंशुल जी मिड कैप स्मॉल कैप पर इनका काफ़ी हाथ स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पर आपको कॉल्स मिलती ही रहेंगी। दोनों से कॉल भी लेंगे कि कौन से शेयर्स पर इनकी स्क्रीन पर लगे हुए हैं और कौन से शेयरों में पैसा बनेगा, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन बात करेंगे एक ऐसे शेयर पर जिसका हम एक्सरे करने वाले हैं, तो बढ़ते हैं हमारी खास पेशकश स्टॉक एक्सरे पर।
स्टॉक एक्सरे, पहले हमने बात की थी HAL पर, उसके बाद की हमने GMR एयरपोर्ट्स पर, और फ्राइडे को बात की हमने रिलायंस पर। आज हम बात करेंगे हुडको पर। हुडको में अगर हम देखें तो इस पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे निवेशक फंसे हुए हैं, क्योंकि इस काउंटर के रिटर्न भी कुछ इसी तरह के थे। एक साल पहले ये शेयर 75 रुपये का था, 353 तक गया। तो अब कोई क्यों नहीं देखेगा, क्यों नहीं सोचेगा कि इसमें इन्वेस्ट करें। भागते हुए घोड़े पर कौन सवारी नहीं करता है, हर कोई करना चाहता है। बहुत लोगों ने किया, पैसा भी बनाया, लेकिन बहुत सारे लोग फंस भी गए थोड़ा सा जब यू टर्न हुआ। 353 से अब ये 275 की रेंज पर आ गया है। अपने उच्चतम स्तर से करीब करीब 20% ये नीचे आ चुका है। तो ये जो 20% की रेंज है ये बड़ी क्रूशल हो जाती है। लोगों को डर भी लगता है, क्योंकि हम अपने शेयर के ऑल टाइम हाईज के पास फंस गए होते हैं, और जब हम एक्सपर्ट से सवाल पूछते हैं तो मिक्स ओपिनियन भी मिलती हैं कई बार, तो और कन्फ्यूज़न थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए थोड़ा सा फंडामेंटल या कंपनी के बारे में जानना थोड़ा सा आवश्यक हो जाता है, कि आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है वो क्या है, कंपनी क्या कर रही है, क्यों गिर रहा है शेयर, कहाँ तक, क्या इसके पॉजिटिव हैं, क्या इसके नेगेटिव्स हैं। तो अगर हम देखें तो सरकारी शेयरों में कुछ मुनाफा वसूली तो चल ही रही है। ये केवल हुडको के लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी ही जितनी भी सरकारी कंपनीज हैं सभी में ये मुनाफा वसूली का दौर जुलाई के एंड में शुरू हुआ, और वहाँ से सेंटीमेंट थोड़ा सा खराब हुआ। साथ ही अगर देखें तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो थोड़ी सी ऑन द हायर साइड है। अगर हम पी मल्टीपल के आधार पर देखें, वैसे तो ये प्राइस टू बुक वैल्यू के आधार पर देखी जाती हैं, लेकिन पी मल्टीपल भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके लिहाज से ये कंपनी का पी मल्टीपल करीब 25 का चल रहा है। अब 25 के पी मल्टीपल पर तीन कंपनियां हैं जो चल रही हैं इस सेगमेंट की, वो है आवास फिन, एप्टस वैल्यू और आधार हाउसिंग। इन तीन के ही पी मल्टीपल हैं जो कि 20 से 25 की रेंज पर चल रहे हैं। अब आपको सस्ती कंपनियां पी मल्टीपल के आधार पर कौन सी मिल रही हैं? LIC हाउसिंग 7.8 के पी मल्टीपल पर मिल रहा है। कैनफिन होम, PNB हाउसिंग, इनके पी मल्टीपल 16 के करीब चल रहे हैं। अब जो बड़े नाम हैं वो तो सस्ते मिल रहे हैं, और जो थोड़े से मिड कैप कैटेगरी के नाम हैं वो ज़्यादा वैल्यूएशन पर चल रहे हैं। चलिए इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ और थी कि Q1 के नतीजे अच्छे तो रहे, कंपनी में ग्रोथ भी दिखी, NII ग्रोथ 11% रही, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन थे वो 24 बेसिस पॉइंट गिर गए, यानी कि 3.24% से गिरकर 3% पर आ गए नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जिसकी वजह से हमने देखा कि रिजल्ट का जो सपोर्ट मिलता है अक्सर शेयर को, जब इतनी अच्छी रैली होती है तो उसको रिजल्ट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आते रहे तो सपोर्ट मिलता रहता है। लेकिन वो जब नहीं मिलता है तो थोड़ा सा शेयर पर प्रेशर आता है, और वो हुआ भी इस काउंटर के साथ। अब कंपनी के थोड़े से फंडामेंटल भी जांच लेते हैं कि कंपनी के क्या फंडामेंटल हैं। देखिए, बैंकिंग फाइनेंस से जुड़ी कंपनी है तो इसके जो फाइनेंशियल्स ही देखे जाएंगे। एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी की 1 लाख करोड़ से ज़्यादा है, तो बड़ा एक चंक साइज ये कंपनी मेंटेन करती है। काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो है इनका, लोन वोन काफ़ी देती है। प्रोविजनिंग कवरेज रेशो, PCR बोलते हैं इसको, 86.6% है। जिस कंपनी का भी PCR 70% से ज़्यादा होता है उसको अच्छा ही माना जाता है। इसका 86.6% है, तो एक बेहतर स्टेज में कंपनी है। यानी कि अगर लोन जो लिया हुआ है लोगों ने वो डूब रहा है तो उसके अगेंस्ट में कुछ एक प्रोविजनिंग इन्होंने अच्छी स्ट्रॉन्ग रखी हुई है। अब लोन कितने डूब रहे हैं? 2.42%, यानी कि GNPA, ग्रॉस NPA इनके 2.42% है, और नेट NPA इनके 0.33% है, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के लिहाज से अच्छे हैं और डिक्लाइन भी हो रहे हैं। यील्ड, लोन देते हैं तो इस पर इनको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 9.06% इनको यील्ड आ रही है। अब उसी लोन को देने के लिए ये कितना परसेंट इंटरेस्ट खर्च कर रहे हैं, तो वो है 7.36%। तो कॉस्ट ऑफ फंड्स इनकी 7.36% है। अब इनके लिए पॉजिटिव संकेत क्या है? पॉजिटिव संकेत ये हैं कि निर्मल बैंक की हम रिपोर्ट देख रहे थे तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया हुआ है कि Q3 से नेट इंटरेस्ट मार्जिन की रिकवरी संभव है। अब Q1 Q2 के रिजल्ट्स आ चुके जिसमें 3% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन था। Q2 भी थोड़ा हो सकता है कि सुस्त रहे। अब Q2 भी खत्म ही होने जा रहा है, सितंबर एंड में Q2 खत्म हो जाएगा, रिजल्ट अक्टूबर नवंबर में आ जाएंगे। लेकिन Q3 से रिकवरी, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर और दिसंबर के बाद जो जनवरी मार्च क्वार्टर होगा वहाँ पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन की रिकवरी होगी, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर ऑल द बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। AUM में तेज ग्रोथ चल रही है कंपनी के और जारी भी रहेगी।
जो हमने 1,03,000 करोड़ का जो AUM देखा था उसको और बढ़ता हुआ दिखाई देगा FY25 में, यानी कि मार्च 2025 जब ये खत्म होगा ये फाइनेंशियल ईयर, उस समय AUM इनका हो सकता है कि 1150 से 1200 करोड़ की रेंज पर पहुंच जाए। NPAs निर्मल बैंक कहते हैं कि और गिरेंगे अभी, तो NPAs का गिरना किसी भी बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनीज के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव होता है। यानी कि आप जो पैसे दे रहे हैं NPA मतलब कि यानी कि जो लोग पैसे नहीं चुका रहे हैं इंटेंशनली, उनकी संख्या कम हो जाएगी। तो ये एक अच्छी बात है कि आपके पैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर हो रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ जो कि इस कंपनी के साथ और जुड़ेगी। अब निर्मल बैंक ने तो कहा है कि टारगेट इसमें 375 रुपये का रख सकते हैं, तो यहाँ से अब 275 का ये शेयर आ रखा है और 100 रुपये ऊपर का उनका टारगेट चल रहा है। तो ये तो निर्मल बैंक जी की बात हो गई। अब लेकिन टेक्निकली और डेटा के आधार पर हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। पहले शरद सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। सर, हुडको सर, सबसे ज़्यादा सवाल लगभग इस शेयर पर हम देखते हैं ऑन ए डेली बेसिस, क्या लगता है सर आपको? जी तो देखिए, अगर आप कंपनी का मार्केट कैप ही देखें, किस मार्च 23 में लगभग 8,600 करोड़ रुपए का मार्केट कैप था, जो अगस्त आते आते 58,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जो आपने देखिए बड़ी भांति उसको डिस्क्राइब कर दिया कि सर समस्या कहाँ पर है। दूसरी चीज, जहां ये मैं काफी समय से विवेक जी डिस्कस कर रहा हूँ, लिक्विडिटी का हमेशा रोटेशनल फ्लो होता है। मई के लास्ट में जैसे ही यूएस में ये चीज डिस्काउंट होने लगी थी कि अब इन्फ्लेशनरी प्रेशर नहीं है और थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं, और 90% मार्केट पार्टिसिपेंट ने यूएस में डिसाइड कर लिया था कि साहब आने वाले फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट रेट 375 से 400 बेसिस पॉइंट के आसपास होने जा रहे हैं, और डिफरेंट सेक्टर्स में स्पेंडिंग हो रही थी, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग शुरू हो गई थी, तो आईटी में एक पुल बैक मिला। मुझे याद पड़ता है मैंने ही आपसे लास्ट टाइम कई सारे आईटी के स्टॉक्स डिस्कस किए थे लास्ट डिस्कशन में, HCL टेक महिंद्रा, LTI माइंडट्री, ये सब डिस्कशंस हुए थे। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, लिक्विडिटी फ्लो है। आप देखिए जो सेक्टर, जो पीएसयूज काफी चल गए थे क्योंकि कहीं और पैसा डालने को जगह ही नहीं थी, तो पीएसयूज ओवरबॉट हो गए थे। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि परफॉर्मेंस अच्छा रहा है कंपनी का, परफॉर्मेंस में कहीं कोई कमी नहीं अगर आप देखें इस कंपनी में भी देखी जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है वैल्यूएशंस काफी महंगे हैं। अब आप अगर आप आज देखिए चार्टिकली बिल्कुल साफ साफ वो चीज आपको देखने को मिल रही है। अगर अभी भी देखें तो एक डिसेंट ब्रेकडाउन इसके अंदर स्टॉक में हमें देखने को मिला है। 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। मोर और लेस आप देखिए तो सारे पीएसयूज जितने भी अच्छे चले थे सब अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहे हैं। इसका भी जो जोन है वो करीब 270 का जोन है सपोर्ट का। मुझे लगता है साहब यही वो जोन है मेक और ब्रेक। अगर यहाँ सस्टेन हुआ तो ठीक, नहीं तो ये थोड़ा सा और गिरावट आपको दिखा सकता है। तो ये सब चलेंगे तभी जब बाजार में दूसरी जगह एफएमसीजी और आईटी वगैरह में वैल्यूएशंस महंगे हो जाएंगे, या कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो चलेंगे बिल्कुल। जैसे रेलवेज में सिलेक्टिव स्टॉक्स चल सकते हैं, डिफेंस में सिलेक्टिव स्टॉक्स चल सकते हैं। RECPFC वैसे भी 9 और 11 के पी पर ट्रेड करने वाले स्टॉक है, वो तो सर चल ही रहे हैं। तो बहुत सारे स्टॉक पीएसयू में ऐसे लगातार चलेंगे, बट मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। ध्यान दें निवेशक कि अगर 270 कन्विंसिंगली नहीं टूटना चाहिए, वरना 250 तक की ट्रेजेक्टरीज के अंदर नीचे खुल जाती है, तो 270 पे स्टॉप लॉस ला के जरूर रखें। वीक टू वीक देखें, रोज देखने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। एक इम्पॉर्टेंट इनके लिए जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए या बैंकिंग के लिए जो इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट होता है वो होता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। इसकी जो बुक वैल्यू है जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के आधार तक 83 रुपये थी करीब, और जो निर्मल बैंक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले समय में इनकी जो बुक वैल्यू होगी वो 90 और 100 रुपये के आसपास होगी। उसके हिसाब से भी ये जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो करीब 3 से 3.5 के बीच में अभी भी चल रहा है। 83 रुपये का अगर मैं बुक वैल्यू देखता हूँ, जबकि आपको जो PSU बैंक्स हैं वो आज भी 1 से 2 की बुक वैल्यू के बीच में मिल जाते हैं। तो बैंकिंग वर्सेस अगर मैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनी देखता हूँ वो भी विद इन द PSU स्पेस देखता हूँ, तो थोड़ी सी हुडको अभी प्राइस टू बुक वैल्यू के आधार पर थोड़ी सी महंगी चल रही है। लेकिन अंशुल जी, बावजूद उसके निर्मल बैंक ने तो उनको बाय रेटिंग दी और 375 का भी टारगेट दिया। सर आपकी रेटिंग क्या होगी? देखिए विवेक जी, मैं कंटिन्यूसली इसको सेल रेकमेंड करते आ रहा हूँ बजट के आसपास से। अभी भी मूविंग एवरेज डाउन साइड में क्रॉसओवर है।
फ्लैग पैटर्न का आज के सेशन में ब्रेकडाउन आ रहा है 277 के नीचे। तो अगर ये स्टॉक 277 के नीचे क्लोज करता है तो हाई लाइकली है कि इसका डाउन साइड 204 रुपए तक ओपन अप होता हुआ दिखेगा। तो मैं कंप्लीटली यहाँ से सेल की सलाह दे रहा हूँ, आउटराइट आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। 204 रुपए नीचे आता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल बेबाक का व्यू सर ने दिया कि यहाँ से 277 के नीचे अगर ये बंद होता है तो आज की क्लोजिंग बड़ी डिसाइसिव है। शरद सर 270 बोल रहे हैं, हमारे अंशुल जी बोल रहे हैं कि 277, तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप दोनों का एक एवरेज ले लीजिए या दोनों का ही एक डाउनसाइड वाला ले लीजिए कि अगर 270 के नीचे गया तो काउंटर डेफिनेटली ख़राब हो जाएगा ऑन द टेक्निकल पैरामीटर ऑल्सो। और उसके बाद शरद सर बोल रहे हैं 250 तक आएगा और अंशुल जी बोल रहे हैं 204 तक आएगा। तो थोड़ा सा संभल कर चलना अभी भी इस काउंटर पर पड़ेगा। फंडामेंटली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए निर्मल बैंक की भी रिपोर्ट सजेस्ट करती है, वो 375 के टारगेट देती है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हुड को फंडामेंटली अभी थोड़ा सा रिकवर होने में टाइम लेगा, क्योंकि निर्मल बैंक जी ने भी बोला कि उनकी रिपोर्ट में भी कि अगले जो 3 महीने बाद यानी कि Q3 से इसकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन की रिकवरी होगी। तो 3 महीने का जो पेन होगा टेक्निकली वो थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। और टेक्निकली हमारे दोनों ही एनालिस्ट बता रहे कि थोड़ा सा बिल्कुल मेक और ब्रेक लेवल पर बैठा है, अगर यहाँ से टूटा तो थोड़ा सा खराब हो जाएगा। तो हुडको पर थोड़ा संभल के चलने की राय दोनों ही हमारे एनालिस्ट की तरफ से। तो हुडको पर तो ये व्यू बना है, लेकिन बढ़ते हैं अब हमारे खास सेगमेंट छोटे शेयर ऊंची छलांग के लिए। छोटे शेयर ऊंची छलांग, इसमें सबसे पहले बात करते हैं वोडाफोन आइडिया पर। यहाँ पर आज इस काउंटर में छलांग नहीं है, छलांग लगाने वाला ये शेयर थोड़ा गिर गया है। इसमें खबर भी थी कि फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट में AGR को लेकर यहाँ पर बात होगी, अर्जी पर सुनवाई होगी। हालांकि उसके की पॉइंट्स अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन मार्केट ने शायद की पॉइंट्स नहीं मिले हैं, उसकी वजह से ही इस काउंटर को फ्राइडे को भी तोड़ा और हमने देखा कि आज भी इस काउंटर पर थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। शरद सर कैसे देख रहे हैं वोडाफोन को? जी तो देखिए साहब, अगर आप देखेंगे तो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे खिसक गया स्टॉक और सस्टेन भी कर रहा है। अगर आप देखें तो इंडेक्स से एक नेगेटिव कोरिलेशन देखने को मिल रहा है, ये एक अच्छी चीज नहीं है। बेस कहाँ है? 14 रुपए 60 पैसे के आसपास का बेस है। ये वही लो है जो हमें 22 जुलाई को लगभग आसपास देखने को मिला था, लेकिन स्टॉक ने अपना बेस जो था ऊपर की तरफ 16 रुपए 50 पैसे के आसपास एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन देखा। नाउ 14 रुपए 60 पैसे के आसपास से जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए वहीं अगर कोई लॉन्ग है तो वही 14 रुपए 60 पैसे का बेस है। देखिए फ्राइडे टू फ्राइडे टूट जाए तो नीचे की तरफ आपको एक गिरावट देखने को मिल जाएगी 14 रुपए 20 पैसे के आसपास। चूंकि FNO में ट्रेड होता है स्टॉक, तो अगर कोई एग्रेसिवली सेल करना चाहे, वैसे अब सेल करने का लेवल निकल गया, तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि सपोर्ट के आसपास स्टॉक आ गया है, तो 14 रुपए 60 पैसे के आसपास देखे, मुझे लगता है थोड़ा सपोर्ट मिले तो उस जगह पर एक बार बाय भी किया जा सकता है। हो सकता है पुल बैक हमें दोबारा देखने को मिले और ये स्टॉक 15 रुपए 50 पैसे के आसपास आता हुआ दिखाई दे। जी, कुछ एक सवाल भी लेते हुए चलते हैं। पिंटू साहा जी का सवाल है MMTC पर सर, 1200 शेयर हैं 101 रुपए के प्राइस के। अंशुल जी कैसा लग रहा है चार्ट पर? देखिए MMTC काफी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन है और कंसोलिडेशन से थोड़ा सा बाहर निकलने में समय लग रहा है। 6 हफ्ते हो चुके हैं, प्रोबेबली 2 से 3 हफ्ते और समय ले सकता है। 105 रुपए 50 पैसे का ट्रिगर पॉइंट है, ये निकलते से स्टॉक में 130 135 तक की रैली बनेगी। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देते हैं हमने अपने क्लाइंट्स को, थोड़ा सा 3 से 4 महीने के प्रोस्पेक्टिव से लॉन्ग रिकमेंड किया है 130 से 145 के टारगेट के साथ। जी, अश्विनी जी का सवाल है, इनके पास HAL के 5850 रुपये पर कुछ शेयर हैं, PSB बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक 62 रुपये के हैं और इरिडा के 280 रुपये के कुछ शेयर हैं। इनको कुल मिलाकर इन तीनों शेयर पर 40,000 रुपये का लॉस हो रहा है। शरद सर दिवाली तक ये होल्ड कर सकती हैं, अब पेशेंस थोड़ा टूट रहा है, होल्ड कर लें इन 3 शेयरों को या इनमें से कोई शेयरों को होल्ड कर लें, और क्या करें सर, कुछ स्ट्रैटेजी बता दीजिए। तो देखिए साहब, ऐसा लग रहा था कि रेडा में एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, बट ऐसा हुआ नहीं। अगर आप देखिए तो डिसेंट कन्विंसिंगली अपने 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। बट इवन देन मुझे लगता है कि अगर रेडा में आप हैं तो बिल्कुल बने रहे 332 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रखिए, जब तक 332 ना टूटे
अपनी पोजीशन नहीं काटे। ये वीक इसने जिस तरह का इसका टेक्सचर है, मुझे लगता है शायद ड्यूरिंग द वीक जाते जाते इसके अंदर कहीं एक पुल बैक की संभावना है। पंजाब एंड सिंध बैंक में आप देखिए एक अच्छा बेस 57 रुपए के आसपास है, सारा खेली उस प्राइस के आसपास हुआ है लंबी अवधि में। तो देखिए वो नहीं टूटना चाहिए। और स्टॉक में कुछ भी नहीं हो रहा। बैंकिंग आप देख रहे हैं किस तरह की समस्याओं से बैंकिंग सेक्टर जूझ रहा है। डिपॉजिट ग्रोथ की समस्या क्रॉस द सेक्टर दिखाई दे रही है, राइट नॉट फ्रॉम प्राइवेट पीएसयू ऑल्सो। सो देखिए पंजाब एंड सिंध बैंक वैसे भी बहुत अच्छा परफॉर्मर नहीं है। यहाँ पर देखिए काफी दिक्कतें आपको देखने को मिल रही हैं। मुझे लगता है 57 रुपए के आसपास आएगा और धीरे धीरे करके 59 रुपए का भाव है, तो वहां पर देखिएगा सर आपको, अगर आप सस्टेन करता है तो ठीक है, नहीं तो पोजीशन काटिएगा। अब अगर आप एचएल को देखें तो एचएल बिल्कुल मुझे लगता है बिल्कुल सेटल करने की कोशिश कर रहा है 45 रुपए के जोन में। तो इसको भी पोजीशन काटने की जरूरत नहीं, जब तक 45 ना तोड़े तब तक आप अपनी पोजीशन ना काटे। देखिए ये सारे स्टॉक आपको थकाएंगे, दौड़ाएंगे, परेशान करेंगे अब, और कर ही रहे हैं, क्योंकि लिक्विडिटी कहीं और है। जिन आप देखेंगे विवेक जी, जिन जो भी जी टर्न बिल्कुल। अराउंड स्टोरीज रही हैं क्वार्टर 1 की, या जो भी अच्छे स्टॉक्स रहे हैं जहां पर अभी वैल्यूएशन सस्ते, वहां पर पैसा अच्छा खासा आ रहा है। तो अभी क्या है, ये सारे स्पेस में, पीएसयू स्पेस में एक बार एक तरह का ऐसा एटमॉस्फेयर बना हुआ है जहां पर कि बिल्कुल कंसोलिडेटेड रेंज बाउंड ट्रेड्स हैं। तो फंसे हुए ट्रेडर, स्पेशली फंसे हुए निवेशक तो चुपचाप बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, 45 से ना टूटे तब तक एचएएल को बेचने की जरूरत नहीं है। जी अंशुल जी, मेरा एक सवाल है कि आज या पिछले एक दो दिन से मैं देख रहा हूँ इंडेक्स चल रहा है सर 25,000 के पार हो गया, लेकिन शेयर नहीं चल रहे हैं। शेयर बहुत सेलेक्टिव पॉकेट चल रही है। ओवरऑल मार्केट में लोगों को नुकसान हो रहा है। कोई खास वजह है आपके पास? देखिए विवेक जी, टेक्निकल्स के आधार पे अगर मार्केट ब्रेथ आप रीड करेंगे तो आपके लिए मिड कैप स्मॉल कैप ट्रेड करना बहुत आसान होगा। मार्केट ब्रेथ को अगर इग्नोर करेंगे तो ट्रेड करना बहुत मुश्किल होगा। करंट जंक्शन पे मार्केट ब्रेथ स्टॉक अबाउट 20 डे मूविंग एवरेज 90% पे है, और जब जब ये 90 से 95% पे जाता है तो मिड कैप स्मॉल कैप्स में नीचे आने वाले स्टॉक ज्यादा होते हैं, ऊपर जाने वाले कम होते हैं, और वही इस फेज में चल रहा है। तो जब करेक्शन आएगा और ये ब्रेड वापस से 50-55% के आसपास आ जाएगी, वहां से फिर इजी मनी एनवायरनमेंट स्टार्ट हो जाएगा, जहां कोई भी आप ब्रेकआउट ले लीजिए स्टॉक 20-22% की मूव दे देगा। ये वो जगह है जहां पे सिलेक्ट काउंटर, जहां पे मार्केट के अगेंस्ट बहुत अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ है और ब्रेकआउट्स बहुत अच्छे वॉल्यूम्स पे आए हैं, केवल उन्हीं स्टॉक्स को ट्रेड करना चाहिए। तो एनवायरनमेंट जो है वो हार्ड मनी का हो चुका है मिड कैप और स्मॉल कैप्स में। इसीलिए मैंने शो के स्टार्ट में भी सजेस्ट किया था कि अगर करेक्शन आता है तो मिड कैप स्मॉल कैप काउंटर ज्यादा हार्ड हिट होंगे। यानी कि करेक्शन आता है तो मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा तेज होगा एज कम्पेयर टू इंडेक्स शेयर, और राम ने मिड कैप स्मॉल कैप में करेक्शन देखना शुरू भी किया आई थिंक। या तो ये हम कह लें कि थोड़ा सा एक्सपायरी से पहले एक था, हम उस समय भी बात कर रहे थे, हमें लगा कि एक्सपायरी के अगले दिन शायद या एक्सपायरी के बाद थोड़ा सा रिकवर होगा। उतना तेज रिकवर नहीं हुआ जितना आज थोड़ा पनिशमेंट कुछ शेयर्स को मिल रहा है। एनीवेज एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हुए हैं, प्रदीप जी फोन लाइन पर लखनऊ से। प्रदीप जी गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। जी सर गुड मॉर्निंग। जी सर पूछिए। मेरा सवाल सर रेणुका शुगर पे है, 500 शेयर पे 51 के रेट पे जी, और सीएससी है 575 शेयर 207 के रेट पे। जी चलिए ले लेते हैं अगर आपका लॉस सवाल। करना हो तो मैं लॉस करके एग्जिट कर सकता हूँ सर। जी शरद सर, रेणुका शुगर इसको हमने छोटे शेयर की लिस्ट में भी डाला था क्योंकि शुगर शेयर चल भी रहे थे फ्राइडे के सेशन में भी, और इनके पास हैं भी 51 की रेंज के। क्या करना है सर इनको रेणुका शुगर और सीएससी पर? जी जी, तो देखिए साहब ऐसा है कि अगर आप वैसे भी देखेंगे शुगर सेक्टर के अंदर तो एक अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ने नवंबर से बेसिकली एक उनको छूट दिया है कि आप एथेनॉल के लिए अपना शुगर केन के प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं नाउ। अब आप स्टॉक को देखेंगे तो एक बेस बना हुआ है 46 रुपए के आसपास। तो इस 46 रुपए के बेस के आसपास से बने रहिए, लेकिन एक सप्लाई जोन है ऊपर की तरफ कहीं 53 से लेकर के और 51 तक। तो वो जोन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए जो है जब तक वो नहीं टूटे तब तक आप जो है बिल्कुल साथ थोड़ा सा वो करें, थोड़ा सा आपको जो है साइडलाइंस पे रहना पड़ेगा।
और जहां तक बात है सीएससी की, देखिए सीएससी के अंदर पहले भी मैं रिकमेंडेशंस दे चुका हूं। अगर आप कंपनी को देखेंगे तो Q1 में ही बेहतरीन कंसोलिडेटेड ऑपरेशन रेवेन्यू करीब 14% YoY और कंसोलिडेटेड पेट करीब 11% के आसपास बढ़ता हुआ आपको दिखाई दिया था। स्टॉक काफी चला है, तो इसलिए अब थोड़ा सा थक गया है। मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा आपको समय समय देना चाहिए अगर आप सीएससी में हैं। ये ट्रेंड आने वाले समय में भी सीएससी में कंटिन्यू होता हुआ आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स का व्यू रखें। मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके स्टॉक 225 रुपए की जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। यहाँ से भी 17 से 18% का अपसाइड है। मुझे लगता है कि एक बार आपको 184 से 190 पर इसका बेस, अब 196 का भाव है, किसी भी डिप में आए तो 194 से 190 में आप खरीदारी करें, 170 का स्टॉप लॉस रखें, थोड़ा पोजिशनल रहें। धीरे धीरे आपको 225 तक के भाव आते हुए दिखाई देंगे। मार्जिन एक्सपेंशन पूरी तरह से एंटिसिपेटेड है इसके अंदर, इस क्वार्टर में भी। जी, एक काउंटर है SEPC, यहाँ पर श्रीराम EPC के नाम से आता है काउंटर। इसमें अंशुल जी बहुत तेज मूव देखने के लिए मिला और काउंटर अभी भी स्ट्रेंथ पकड़े हुए है, क्या लग रहा है सर चार्ट पर? देखिए इसमें अच्छा पैटर्न का ब्रेकआउट है। स्टॉक अगर होल्ड करते हैं कुछ समय के लिए तो ऊपर में अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं, और अच्छे टारगेट से मेरा मतलब है 34 रुपीज का। 34 रुपीज पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा जो फिबोनाची एक्सटेंशन का रेजिस्टेंस है। तो एक हल्का सा रेजिस्टेंस 26 रुपए 70 पैसे पे रहेगा जो प्रीवियस स्विंग हाई था। उसके ऊपर 34 रुपीज तक ये स्टॉक जा सकता है। डेली चार्ट पे एक बेस का ब्रेकआउट है और बेस के ब्रेकआउट से ये फ्लैग बनाया है जिससे आज के सेशन में हाई लाइकली है कि ब्रेकआउट सस्टेन कर लेगा। तो अगर खरीदना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस से बाई करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 24 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे लगा लीजिए। ऊपर में 34 रुपए आपको 1.5 से 2 महीने में स्टॉक दिखा सकता है। जी, साथ ही अगर देखें तो यहाँ पर कुछ एक जो सवाल हैं उनको भी लेते हुए चलते हैं। अंशुल सर, एक दर्शक हैं अवनी जैन जी, वो पूछ रही हैं कि आपने कैंपस शूज़ वाला शेयर बताया था चुन चुन के हमारे सेगमेंट में, उसमें थोड़ा सा उनको नुकसान हो रहा है सर, क्या करना है अभी इस शेयर पर? देखिए कैंपस में ब्रेकआउट आया था लेकिन ब्रेकआउट फेल हुआ, नेगेटिव डाइवर्जेंस था जो प्ले आउट हुआ है। स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट के आसपास है तो 275 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 275 के नीचे स्टॉक खराब हो जाएगा। जब तक 275 होल्ड कर रहा है हाई लाइकली है कि बेस बना के वापस से बाउंस बैक करेगा, लेकिन उतना शार्प नहीं है इसमें मूव जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट फेल हुआ है तो जो लॉन्ग फंसे हुए हैं 300 के आसपास उनकी सेलिंग आएगी तो 300 के आसपास एग्जिट करने की कोशिश करना चाहिए। 275 का क्लियर कट क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। जी, सुगंधा कपूर जी ने आइडिया के शेयर लिए हुए हैं 16 रुपये 9 पैसे पर, क्या ऊपर जाएगा? इस पर मैम बात हो चुकी है विस्तार से, शरद सर से ही हमने बात की थी। और सवाल लेते जाते हैं। आरती साहू जी का सवाल है मोरपैन लैब के सर, इनके पास कुछ शेयर हैं और चंबल फर्टिलाइज़र के शेयर हैं और इन पर दोनों ही शेयरों पर शरद सर इनको प्रॉफिट आ रहा है 11% और 8% का, क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुक कर लें क्या? जी, तो देखिए मोरपेन लैब में आप देखिए तो अच्छा खासा ट्रैक्शन यहाँ ऑलरेडी आपको देखने को मिला है। अदरवाइज भी देखें तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी ने हाईएस्ट एवर EBITDA दिया है 40 साल में। 14% इंक्रीज है ग्रॉस रेवेन्यू YoY बेसिस पर, इस तरह बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है। और अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब 135% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। देखिए बिल्कुल मुझे लगता है अगर चार्टिकली भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छा बेस, बेसिकली करेक्ट ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेजेस में सारे स्टॉक चलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। आप बेस कहाँ आपका बना हुआ है? बेस आपका बना हुआ है 73 रुपए से लेकर के और 80 रुपए के बीच में, अभी 81 रुपए का भाव है। तो कोई भी डिप मिले तो 79 रुपीज के आसपास आप बिल्कुल इसको अपना स्टॉप लॉस मान करके चले। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर आएगी। नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट भी अच्छे आएंगे और स्टॉक चला है लेकिन अभी भी काफी स्ट्रेंथ इसके अंदर बाकी है। अगर मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करूं तो आई थिंक धीरे धीरे करके ये, अगर इसका फिबोनाची एक्सटेंशन देखूं तो करीब 100 से 110 रुपए तक के टारगेट इसके पोजिशनली खुलते हुए दिखाई देते हैं। अब आइए चंबल फर्टिलाइजर में, तो मैं काफी लंबी अवधि से स्टॉक को रिकमेंड करता हुआ चला आ रहा हूँ। चंबल फर्टिलाइजर, नेशनल फर्टिलाइजर और कोरोमंडल इंटरनेशनल, ये सब मेरे रिकमेंडेड स्टॉक्स हैं। एक कंसोलिडेशन जोन में स्टॉक है। एक लंबी छलांग लगाने के बाद स्टॉक एक बेसिकली देखा जाए तो एक पेनेंट का पैटर्न बना रहा है।
मुझे लगता है इसका एक ब्रेकआउट मिलेगा आपको। ये ब्रेकआउट आपको 640 की तरफ लेकर के जाएगा, तो बिल्कुल पोजिशनली होल्ड कीजिए। 480 के नीचे ही जाए तभी आप बेचिए, वरना बेचने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि देखिए थोड़ा इस स्टॉक में थोड़ी लंबी अवधि के अंदर रहिएगा, क्योंकि चंबल जी फर्टिलाइजर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आने वाले समय में भी मार्जिन में भी एक्सपेंशन होगा, स्टॉक भी ऊपर की तरफ चलेगा। जी। अंशुल जी, विजय प्रजापति जी का सवाल है, आईआरएफसी पर कोई 1 साल का टारगेट है क्या? देखिए, मैं इन सारे काउंटर्स में सेल रिकमेंड कर रहा हूँ। आईआरएफसी में भी ब्रेकडाउन आ रहा है, 175 के नीचे जैसे ही क्लोज करता है, एक माइनर सपोर्ट 163 के, बट ओवरऑल स्टॉक नीचे में 143 आता हुआ दिख रहा है, तो आउटराइट एग्जिट की सलाह रहेगी। जी। मिताली बर्मन जी का सवाल है, एडीएफ फूड पर अंशुल जी 50 शेयर है इनके पास 265 के प्राइस के, चूंकि आप ही ने दिया था मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस काउंटर पर करना क्या है सर? देखिए, एडीएफ फुड में 241 दिन का बेस ब्रेकआउट था, उसके बाद स्टॉक फ्लैग पैटर्न बना रहा है। जैसे ही स्टॉक में मोमेंटम आना स्टार्ट होगा, जो कि है 277.50 निकलते से स्टॉक में मोमेंटम आएगा, 290 से 300 रुपए का टारगेट रहेगा। वहां पे एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। 20 डे मूविंग एवरेज से थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, इसलिए ये कंसोलिडेशन में है। ओवरऑल 290 से 300 आराम से आता हुआ दिख रहा है, होल्ड करना चाहिए। जी। वितु राय जी का सवाल है, टाटा टेक के 100 शेयर हैं 1072 पर, होल्ड कर सकते हैं क्या? शरद सर? बिल्कुल टाटा टेक को बिल्कुल होल्ड कीजिएगा। देखिए बिल्कुल ये स्टॉक को आप, अगर आप, मैं सभी दर्शकों कह रहा हूँ जो भी देख रहे हैं, अगर टाटा टेक आपको लेना भी है तो सर बिल्कुल आप इसको ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे टाटा के अंदर, इस पर्टिकुलर के अंदर ब्लॉक डील हुई है 1218 करोड़ की सर, 2.5% 2.9% इक्विटी जी एक्सचेंज हुआ था 1054 के भाव पे 23 अगस्त को। फर्स्ट क्वार्टर में सिक्वेंशियली अगर आप देखें, रेवेन्यू डिक्रीज होता हुआ 2.5% दिखा, वाई वाई बेसिस पर 1% बढ़ा। लेकिन आप देखिए एरोस्पेस सेक्टर में देखें तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है 2 से 3 साल के लिए। ऑटोमोटिव सेक्टर में एक बिजनेस ग्रोथ कंपनी को दिखाई दे रही है। सेकेंड क्वार्टर से मैनेजमेंट को सिक्वेंशियल ग्रोथ दिखाई दे रही है। एक बीएमडब्ल्यू के साथ जॉइंट वेंचर हुआ है जिसके अंदर ये डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर और बिजनेस आईटी सॉल्यूशंस कर रहे हैं सर। 50 एएमए के ऊपर एक ब्रेकआउट है, बिल्कुल बिंदास खरीदिए, होल्ड कीजिए सर। बिल्कुल, तो बिंदास रहिए, होल्ड कीजिए सर। बारह सौ ये अड़तालीस का टारगेट है, विवेक जी भूल गया, 1248 का टारगेट है सर ऊपर की तरफ। जी ठीक है, अच्छी बात है सर, आपको टारगेट भी दे दिया गया है, तो आप होल्ड करें 1072 पर और 1248, यानी कि लगभग आपको 170-80 रुपये आपको मिल जाएंगे आपकी खरीद भाव से। अंशुल जी, आपकी रडार पर इस समय कौन से शेयर हैं? देखिए, दो स्टॉक्स हैं जो मेरे रेडार पे हैं, और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, ये हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हैं। आज अरिहंत कैपिटल में एक ब्रेकआउट आया है, 103 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है। स्टॉक में थोड़ा सा समय लगेगा, अगर आपके पास 2 से 3 महीने का समय है तो इस स्टॉक को बाई करके चलना चाहिए। 80 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे, 125 रुपए का टारगेट रहेगा। 966 करोड़ का मार्केट कैप है, 23% फ्री फ्लोट है, यानी लगभग 200 सवा 200 करोड़ का फ्री फ्लोट है। समय ले सकता है 2 से 2.5 महीने का, लेकिन 125 रुपए के टारगेट आराम से आते हुए दिख रहे हैं। 80 रुपए का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा, लिकर काउंटर्स आप ही के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे मैंने रिकमेंड किए थे। एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है 37 हफ्ते का रैडिको खेतान में। इस स्टॉक को बाई करके चलना चाहिए। 1950 के स्टॉप लॉस से 1950 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रहेगा, और 1 से 1.5 महीने का समय देते हैं तो 2200 रुपए का टारगेट मिल सकता है, जो कि 10% अपसाइड हो गई करंट मार्केट प्राइस से। इसमें भी लगभग 26,800 करोड़ का मार्केट कैप है, तो 10-15% की अपसाइड एक सवा महीने में आना कोई बड़ी बात नहीं है। और बड़ा टेक्निकल ब्रेकआउट है, बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है, तो 2-3 दिन कंसोलिडेट कर सकता है, बट इवेंचुअली 1 महीना अगर होल्ड करते हैं तो 2200 रुपए का टारगेट मिलेगा। तो ये दो बाई कॉल रहेंगी। बिल्कुल, तो रेडिको खेतान, इस पर फ्राइडे को रवि जी ने भी हमें कॉल दी थी हमारे शो में, और उस समय काउंटर चल रहा था 1920 से 1930 की रेंज पर। उन्होंने इंट्राडे कॉल दी थी 1980 रुपये की टारगेट के लिए, और इस काउंटर ने अगले 2 घंटे में टारगेट हिट किया, और अब यहाँ से और नेक्स्ट लेवल की कॉल हमें मिल रही है 2009 रुपये की सीएमपी पर 2200 रुपये के टारगेट के लिए। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि रेडिको खेतान पर तो हमारा ज़्यादातर एनालिस्ट पैनल ही बुलिश होता जा रहा है, और 1950 रुपये का भी एक स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा काउंटर अंशुल जी का एक बार देख लेते हैं कि जहां पर कि अंशुल जी ने अपनी टॉपिक दी है, तो ये है अरिहंत कैपिटल। यहाँ पर 80 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी है, 125 रुपये का इसमें टारगेट रखना है। ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि ब्रोकिंग
के स्टॉक्स में एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली है। बीट, एडलवाइज, मोतीलाल, सारे ही शेयरों में अच्छी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिली है। तो यहाँ पर भी स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दे सकती है। शरद सर, आपकी रडार पर कौन से शेयर हैं सर? जी तो देखिए, अगर आप देखिए ऊनो मिंडा में मैं काफी बुलिश हूँ। अगर आप कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग रेवेन्यू का 23% वाई बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। आप अक्रॉस द सेक्टर, राइटिंग, अलॉयज, व्हील, स्विचेस वगैरह में कंपनी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था। फर्स्ट क्वार्टर में भी बिडा 400 करोड़ प्लस कर गया है। 24% वाई इंक्रीज हमें देखने को मिला। बेहतरीन मार्जिन कंपनी के लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में भी 1300 से 1400 करोड़ का केपेक्स कंपनी करने की तैयारी कर रही है। अब देखिए कंपनी ने क्या किया है, टेक्निकल लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किया है कंपनी के साथ, जिसमें ये चार्जिंग कंट्रोल यूनिट्स, ईवी इन्वर्टर्स, ईवी मोटर, नेक्स्ट जेन 3 इन इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम्स वगैरह बनाएंगे। तो देखिए एक नया वर्टिकल है, यहाँ पर हमें टॉप लाइन देखने को मिलेगी, मार्जिन में थोड़ा और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सिमिलरली इन्होंने क्या किया है, अगर आप एसिन एक कंपनी है जापान की जो बेसिकली टॉप 10 ग्लोबल कंपनी है, ऑटोमोटिव सप्लायर है, लार्जेस्ट जी मार्केट शेयर है सनरूफ का चाइना में, जापान में सनरूफ में उसके साथ इन्होंने टाई अप किया है इंडिया में भी सनरूफ बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर भी हमें आने वाले समय में एक डिसेंट मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। एक नया वर्टिकल इनका खुलता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर जी आप बिल्कुल। स्टॉक को देखेंगे तो सर 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है 1195 का ब्रेकआउट आएगा, धीरे से स्टॉक 1340 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो 18% का अपसाइड यहाँ पर है। एक बार आप स्टॉप लॉस 1070 के नीचे पोजिशनली जब तक फ्राइडे टू फ्राइडे देखिए जाए तभी काटिए। वैसे काफी कम चांसेस हैं। मुझे लगता है एक जब तक नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे उससे काफी दिन पहले ही अपना 18% का टारगेट सर मीट कर चुका होगा। बिल्कुल। तो ऊनो मिंडा सर ने बताया कि यहाँ पर 1340 रुपये के टारगेट के लिए इस काउंटर को खरीदारी कर चलना है। 1130 रुपये के स्टॉप लॉसेज रखने हैं और 1192 रुपये इस समय शेयर चल रहा है। तो यहाँ से भी करीब करीब 150 रुपये ऊपर का आपको टारगेट मिलेगा और यहाँ पर एक अच्छा खासा अपसाइड। स्टॉप लॉस जो रखना है 1130 का, तो करीब करीब आपको 60 रुपये का स्टॉप लॉस है और 150 रुपये का टारगेट है। शरद सर, और तो कोई काउंटर नहीं है ना आपकी रडार पर? जी मैंने पिछली बार आपको एचपीसीएल दिया था, वो तो भाग गया सर कसके। तो दो स्टॉक और मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है यहाँ भी बड़ा मूव बनने की तैयारी हो रही है। अल्ट्राटेक सीमेंट पकड़िए सर। देखिए सीमेंट के लिए सारी नेगेटिव न्यूज है और डिस्काउंट हो रही है अब धीरे धीरे। 11,000 रुपए के आसपास स्टॉक सेटल हो गया है सर। आप देखेंगे तो क्रिटिकल मूविंग एवरेज के ऊपर प्लेस्ड है। ये धीरे से जाएगा। 12,000 पहला टारगेट है जो करीब 5.5% का है और ऊपर 12,800 है जो 12.5% का टारगेट है। तो 11,000 पे स्टॉप लॉस लगाइए सर। बहुत आराम से आपको 12,000 12,800 आपको मिलेगा। ये एक्सपायरी सितंबर बिता लीजिए, देखिए हो सकता है आपको इसी एक्सपायरी में मिल जाए। दूसरा आईजीएल है। आईजीएल एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है सर। एक देखिए बेस बनाया 537 के आसपास इसने। ये थोड़ा बहुत जोन में रहेगा। 537 अभी 549 का भाव है। 537 के आसपास भी खरीदिए। 522 का स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है 9% का 8.5% का अपसाइड करीब 600 रुपए का यहाँ पर है। वो तो आएगा ही आएगा। जब वो आएगा तब एक क्रिटिकल बेसिकली वो एक क्रिटिकल सप्लाई जोन रहेगा क्योंकि वो फरवरी 21 और सितंबर 21 का हाई है। तो यहाँ पर क्या है कि एक बार 8.5% आने के बाद फिर हम देखेंगे, लेकिन एक बड़े मूव की तैयारी आईजीएल में भी हो रही है सर। बिल्कुल। तो आईजीएल और अल्ट्राटेक सीमेंट ये दोनों एफएनओ में भी आप पोजीशन बना सकते हैं और 11,434 पर चल रहा है। 12,000 12,830 ये टारगेट रहेंगे इस काउंटर के। स्टॉप लॉसेज आपको 11,000 रुपये के रखने हैं। तो एक 434 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आपको करीब 600 और करीब करीब 1,400 रुपये ऊपर के टारगेट अल्ट्राटेक में मिलेंगे और आईजीएल में यहाँ पर करीब करीब आपको 47 रुपये ऊपर का टारगेट और 28 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस। तो ये दो काउंटर फ्यूचर में भी आप ले सकते हैं, आईजीएल और अल्ट्राटेक सीमेंट। शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अंशुल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। आवर प्लेजर सर। तो बीच बाजार को तो रोकने का समय आ गया है, लेकिन 4 बजे मेरा सिप मेरा सवाल इसको देखना ना भूले, क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनवाता है और आपकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट को बड़ा बनाने का तरीका भी बताता है। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है।
उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।